नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 8 पे आ चुके हैं। काफ़ी लंबी जर्नी थी चैप्टर 1 से लेकर 8 तक आने के लिए। अब हम 8th में बात करेंगे वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे लोग का ऑक्यूपेशन क्या था, उस वक्त के टाउन्स कौन कौन से नए बने थे, कुछ सिटीज़ के बारे में भी फोकस करेंगे। तो इस जर्नी को, मज़ेदार जर्नी को शुरुआत करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू, तो इसके पहले हमने अशोक के बारे में बात किया था चैप्टर 7 में, मौर्यन एम्पायर पे बात किया था। फिर मौर्यन एम्पायर के बाद कौन लोग आए थे उनके बारे में बात किया था। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपने यहाँ तक देख लिया होगा कि इरिगेशन पे काफ़ी फोकस था। नए नए टूल्स आ रहे थे जो आयरन मेड टूल्स थे। तो प्रभाकर की कहानी सुनते। प्रभाकर एक स्कूल स्टूडेंट होता है जहाँ पे वो गांव में अपने घूम रहा होता है और उस गांव में एक जगह पे आता है जहाँ पे खूब ढेर सारे कई सारे जो आयरन यानी लोहे की सामान रखी होती है, टूल्स रखे होते हैं, हथौड़े रखे होते हैं, कई सारे जो आयरन के हथियार एक जगह पे रखे होते हैं। और उसके पीछे एक फर्नेस होता है जहाँ पे चीज़ें बर्न होती हैं और काफ़ी गर्म और उमस भरा हुआ जगह था। तो वहाँ पे वो सोचता है कि जो आयरन बनता होगा उसको तपाना और लोहा बनाना कितना इंटरेस्टिंग काम रहा होगा। मेहनत तो काफ़ी लगता है लेकिन उससे जो चीज़ निकलती है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो उसको फैसिनेट किया इस चीज़ ने। और फिर चलिए हम भी देखते हैं कि जब आयरन हमारे इतिहास में कब से शुरू हुआ। वैसे तो हमने चैप्टर 4 में मेगालिथिक बरियल्स में से भी हमने आयरन के ट्रेसेस मिले। उसके पहले से भी आयरन थे कई जगहों पे, बट वो एक्सीडेंटल यूज़ थे। बट जो मेजर यूज़ मान सकते हैं वो मेगालिथिक एज से आना शुरू हुआ। आपको याद था शेरू? याद था सच्ची में? ओके, तो आज हम सवाल पूछेंगे तो आप बता दोगे? ओके, गुड। सो मेगालिथिक बरियल्स में से आयरन के ट्रेसेस मिले थे मेगालिथिक साइट से। फिर उसके बाद से जो हमने देखा जनपद, महाजनपद, क्या इन जगहों में आयरन था? अच्छा, हमें कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जहाँ पे ना जवाब आए तो शायद वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। बट ठीक है, हाँ था, वहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन था। आयरन किन वजहों से यूज़ किया जाता था शेरू? किस वजह से आयरन यूज़ किया गया था? बहुत सारे वेपन्स बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, आयरन के ऑर्नामेंट्स? वेसल्स बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं। वेसल्स के लिए अभी भी पॉट्स का यूज़ किया जाता था जो कि मेड आउट ऑफ ब्रिक्स। फ्लोरिंग के लिए। हाँ। सो अब हम फोकस करेंगे एग्रीकल्चर पे। जो कई सारे आयरन के टूल्स थे वो ज़मीन से जो जंगल था उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता था। जो एडवांस आयरन टूल्स आए थे उनका सबसे पहला काम था कि जो जंगल थे उनको हटाना। फिर उसके बाद से उस खेत को जोतना, उसके लिए प्लव की ज़रूरत पड़ती, हल की ज़रूरत पड़ती थी जो कि आयरन का बना होता था। फिर जब खेत जोतने के बाद उसमें सैम्पलिंग्स लगाना। और आयरन की वजह से जो कि आज के डेट में हम लोग काफ़ी इसको मतलब अनवांटेड तरीके से यूज़ करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आयरन ऐसा ही है। स्टील के जो बर्तन है, जो आयरन के बर्तन है, वो कहीं ना कहीं इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो उस टाइम पे लोग उसको सही उपयोग करते थे जिससे उनकी फार्मिंग की प्रोड्यूस बढ़ती थी। फिर उसके बाद से उन्होंने उस टाइम पे कई बार इरिगेशन सिस्टम के ऊपर फोकस किया। उन्होंने कई सारे नहरें बनाई। नहरें मतलब नदियाँ नहीं होती है बट वो पानी को एक तरीके से घुमाया जाता है सो दैट लोगों को और खेतों तक पानी पहुंच सके। कई सारे नहर बनाए गए, कई सारे कुएं खोदे गए, कई सारे टैंक्स बनाए गए, कई सारे लेक्स बनाए गए जो कि खोदे गए खुद से, आर्टिफिशियल लेक जिनको बोलते हैं। इन सारे तरीक़ों से खेत की उपज बढ़ाने के ऊपर प्रयास किया गया। अगर आप पेज नंबर 79 पे देखेंगे तो कई सारे आयरन के टूल्स हैं। अब अगर आयरन के टूल्स में से एक देखेंगे चिमटा, फिर उसके बाद से कुछ एक शार्प एज वाले हथियार है और कुछ इस तरीके के हथियार, हथियार नहीं बोलेंगे उसको कुछ टूल्स बोलेंगे, औजार। ऐसे कुछ औजार का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था जिसकी वजह से फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट आना शुरू कर दिया गया था। इस पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो राजा महाराजा थे उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन पैसे के लिए कहाँ से आएगा और पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती थी शेरू? पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती थी राजाओं को? दूसरे जगह से सामान लेते थे और शहर चलाने के लिए भी पैसे। शहर चलाने के लिए बड़ी बड़ी आर्मीज़ थी, बड़े बड़े महल बन रहे थे, बड़े बड़े फोर्ट्स बन रहे थे। तो इसके लिए काफ़ी सारे पैसे की रकम की ज़रूरत थी।
तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, फोर्ट्स को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चालू रहे, सब कुछ प्रक्रिया चलती रहे, तो इसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स के रूप में लेते थे। टैक्स कहाँ से आएगा? फार्मर के ऊपर टैक्स लगता था कि कुछ अपने ग्रेन्स का कुछ पार्ट हिस्सा राज्य को दो, या फिर और भी तरीके से टैक्स लगता था। तो जो फार्मर से टैक्स की डिमांड की जाती थी, अब फार्मर सोचता था कि टैक्स दे कैसे, तो उसके लिए उसको उसको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर 3 पे। फिर उसके बाद से चौथे पार्ट में ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे मुमकिन होगा? इरिगेशन से पॉसिबल होगा। अब इरिगेशन को, जो 5वां पॉइंट है, इरिगेशन बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? वहाँ पे कुआं बनेगा, वहाँ पे नहर खुदेगी, वहाँ पे टैंक बनेगा, वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल लेक्स बनेगा। क्या बनेगा वो किंग डिसाइड करते थे, किंग उसको फंड करते थे। लोग, फिर नंबर 6 पे आएगा कि लोग वहाँ पे जो लेबर्स थे वो वहाँ के लोग ही लेबर्स बनते थे। फिर प्रोडक्शन बढ़ता था, नंबर 7। नंबर 8 पे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और नंबर 9 पे इसे फार्मर को भी सर्टेनिटी मिलती थी कि जी हाँ, हमारे यहाँ पे फसल उपजेगी। तो मैंने चलिए आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हल कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इससे हमने ये समझ भी ली है कि एक अपने आप में एक इकोसिस्टम था। राजा फार्मर पे डिपेंडेंट था, फार्मर राजा पे डिपेंडेंट था, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, एक इकोसिस्टम बन रही थी। तो अब हम ये समझेंगे कि उस गांव में रहता कौन था। उससे पहले हमें पता कैसे चला कि गांव में रहता कौन था? कई सारे लिटरेचर सामने आए हैं। उन लिटरेचर में जैसे पोएम्स टाइप्स के लिटरेचर है। एक तमिल में एक संगम करके कंपोजिशन मिली है। जो संगम बेसिकली उसको बोला इसलिए गया है क्योंकि वो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पे उस चीज़ को गाया जाता था। तो और उस जो गाने वाला जो चीज़ होती है उसको लिखा गया, तो कहीं ना कहीं हमें इसलिए उसको हम संगम बोले। कलेक्शन ऑफ पीपल, एक जगह पे लोग आते थे और उसको रिसाइट करते थे या सुनते थे, फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होता होगा। तो संगम से हमें पता चला गांव में कौन कौन रहता था। तो सबसे पहले वेलालार, एक तमिलनाडु में जो पुराने गांव थे उसमें वेलालार थे, जो कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी। उन ज़मीनों पे खुदाई या फसल उगाने के लिए वो जो लोकल लोग थे, स्लेव्स थे, उनके पास कई सारे स्लेव्स होते थे, कई सारे सर्वेंट्स होते थे। वो लोग रिच थे, उनका प्रोडक्शन काफ़ी हाई था। फिर दूसरा कैटेगरी आता है उझावार। ये छोटे छोटे लोग थे, मतलब इनके पास ज़मीनें थी लेकिन थोड़ी छोटी ज़मीनें थी। नॉर्मली खुद ही फार्मिंग और वो सब करते थे, या फिर कुछ छोटे मात्रा में सर्वेंट्स और ये सब को रख लेते थे अपने साथ। फिर जो आते थे कदाइसियार और आदिमाई, ये स्लेव्स और उस टाइप के लोग थे जिनके पास स्लेव्स थे, कोई ज़मीन नहीं थी, कुछ सर्वेंट्स थे, या फिर शूद्र सिस्टम, कुछ जगह पे वर्ण सिस्टम में फॉलो होता था, उसमें से ये शूद्र थे जो आदिमाई और कदाइसियार थे। फिर उसके बाद से हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में साइड में ग्राम भोजक करके नाम आता था, जो कि हेड ऑफ द विलेज होता था। इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती थी, बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, इनके पास कई सारे नौकर होते थे, कई सारे लोग होते थे सर्वेंट्स के फॉर्म में। फिर उसके बाद से जो राजा थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे ये इनके माध्यम से करते थे, जो ग्राम भोजक थे। ग्राम भोजक कई बार वहाँ पे पुलिसमैन की तरह भी काम करते थे, उस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद से कई बार जज भी बनते थे। वहाँ पे पंचायत होती थी, जहाँ पे कोई गलती किया हुआ, किसी ने कुछ जो ग्राम की रूल्स है या राज्य के रूल्स थे उसके लिए उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ग्राम भोजक करते थे। फिर उसके बाद से दूसरे कैटेगरी में आते गृहपतिस। गृहपतिस वो ग्राम भोजक से काफ़ी छोटे थे, उनकी खुद की ज़मीनें थी, कई बार नहीं भी होती थी, लेकिन ये छोटे लैंड ओनर्स, छोटे अमाउंट पे इनका इम्पैक्ट था। कहीं ना इनका जो इम्पैक्ट वो सिर्फ फैमिली पे तक था। और एक और चीज़ हम बताना भूल गए कि ग्राम भोजक में ये और वेलालार, क्योंकि आप ज़मीनें रखते तो किसी एक आदमी पे नहीं होती है ज़मीन, वो एक फैमिली की ज़मीन होती है। तो कई बार जो ग्राम भोजक का बेटा ही अगला ग्राम भोजक बनेगा, उसका बेटा ही अगला ग्राम भोजक बनेगा। तो ये डिनास्टी एक तरीके से था, मतलब एक हेरिडिटरी ये पोजीशन मिलती थी। और शूद्र का बेटा शूद्र, ग्राम भोजक का बेटा ग्राम भोजक, और जो गृहपति का बेटा अगला गृहपति बन सकता है। बहुत कम
टाइम में ऐसा देखा कि जो गृहपति थे वो ग्राम भोजक बन गए, ग्राम भोजक जो गृहपति बन गए। ऐसा भी हुआ है कई जगह पे। इसके कई सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज थी, जैसे कुछ हमारे पुराणों में या वेदों में या कई सारे पोएम्स में या कई सारे लेख में हमने कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे जो काफ़ी बड़े ग्राम भोज थे वो अपने सारे राजपाट खो दिए। इसमें कई बार नेचुरल कैलामिटीज़ भी इसकी वजह होती थी। जैसे किसी जगह पे रहते थे, वहाँ पे फ्लड आ गया, यहाँ पे उनको निकलना पड़ा, और जो अगला राज्य था वहाँ पे उनको एक समान माना गया है या स्लेव्स के रूप में भी माना गया है। कभी कभी कोई राजा किसी जगह पे कब्जा कर लेता था तो वहाँ पे चीज़ें फिर बदल सी जाती थी। बट नॉर्मली अगर ये सब इन सारी चीज़ों को छोड़ दे तो नॉर्मली ये इस तरीके से यहाँ पे इनका सिस्टम बनता था। फिर उसके बाद से गृहपति के बाद में दास और कर्माकर जो लोग होते थे, ये छोटे लोग जो सिर्फ जिनकी कोई ज़मीनें नहीं होती थी, ये दूसरे की ज़मीनों में काम करते थे या फिर किसी के घर पे जाके नौकर बनते थे। तो ये तीसरे कैटेगरी के लोग थे। तो हमने साउथ में देखा 3 कैटेगरी के लोग को देखा हमने, वेलालार, फिर उसके बाद से उजावार और कदैसियार और आदिमाई। फिर जी हाँ, उसके बाद से नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में शुरू बताओ कौन कौन से कैटेगरी के लोग थे? नॉर्थ इंडिया में नहीं याद आ रहा सर। ग्राम भोजक, फिर दूसरे थे हमारे गृहपति, और फिर थे दास और कर्माकर। फिर उसके बाद से और भी कई लोग होते थे, कई सारे ब्लैक स्मिथ होते थे, यानी जो औजार बनाने वाले लोग, लोहे के औजार या तांबे के औजार, कई सारे औजार बनाने वाले लोग ब्लैक स्मिथ होते थे। फिर पॉटर, फिर कारपेंटर। पॉटर क्या करते थे? जो मटका बनाते थे। कारपेंटर वो लोग जो लकड़ियाँ पे काम करते थे। और वीवर यानी जो बुनते थे, कपड़े बुनते, ऊन के कपड़े बुनते, किसी भी टाइप के कपड़े बुनने के लिए वीवर्स लोग आते थे। ऐसे कई सारे जटाका की कहानियाँ से भी पता चला, जैसे हमने बताया कि ये सारी चीज़ें हमें पता चलती किसी न किसी कहानियों से। तो जटाका कहानियाँ भी थी, उसमें से एक हम स्टोरी बताते हैं, सुनोगे? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो उसमें एक क्लेवर यंग मैन के बारे में बात की जाती है। वो काफ़ी गरीब होता है। तो एक बार ना एक मरा हुआ चूहा पकड़ता है, और चूहा किसी राजा, किसी बहुत अमीर आदमी को, जो एक उसकी बिल्ली होती थी, उस बिल्ली को चूहा बेच के पैसा कमाता है पहले। फिर उसके बाद से क्या होता है, एक बार को बहुत तेज़ आंधी आती है। आंधी में से ना ये जो जितने भी पत्ते और डंठल ये गिर जाते हैं, अरे पूरा किसी अमीर आदमी के, इसमें राजा लिखा हुआ है। फिर वहाँ पे जो पूरा आंगन था वो भर जाता है, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा घरों के बीच में आंगन होता था, फिर घर अगल बगल होते थे। तो पूरा आंगन इन लकड़ियों के टहनियों से, पत्तों से भर गया था। तो इसने क्या किया कि उस आंगन में बोला कि हम यहाँ पे पूरे आंगन से इन सारी चीज़ों को गायब करेंगे। तो राजा ने बोला ठीक है कर दो। तो इन्होंने जितने भी अगल बगल के बच्चे खेल रहे थे उनको बोला कि हम एक एक मिठाइयाँ देंगे आपको, और अगर आप मेरी मदद करोगी तो जितने लोगों ने, बच्चों ने मिठाई के नाम पे बस तुरंत से काम निपटा दिया। और सारा ये आदमी जो था उसने बोला कि जो जितने भी गट्ठर मैं उठाऊंगा मैं रखूँगा, अगर मैंने साफ़ किया तो मैं रखूँगा। तो उधर ही उसी टाइम पे जो राजा के पॉटर थे उनको ज़रूरत पड़ी लकड़ियों के, और क्योंकि उनको पॉट्स बनाने के लिए, फर्नेस बनाने के लिए लकड़ियाँ की ज़रूरत होती थी। तो ये लोग लकड़ियाँ लेके जाते थे वहाँ पे। तो इन्होंने, इसने लकड़ियाँ बेची, उससे पैसा कमाया, अमीर हो गया। पहले क्या किया इसने, चूहा बेचा अमीर आदमी को, फिर लकड़ियाँ उठवाई उसी के घर से, फिर उसी के नौकर को या उसी के पॉटर को, राजा के पॉटर को इसने गट्ठर बेच के पैसा कमाया। फिर क्या किया इसने, मटका खरीदा। मटका खरीदने के बाद से ये जो राजा के जितने भी माली थे इनको पानी पिलाना शुरू किया। तो लोगों ने बोला वाह तुम इतने अच्छे नेक आदमी हो, तुम पानी पिला रहे हो। फिर जब पानी पिलाना शुरू किया तो उसके बाद से राजा के जितने भी लोग थे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। जो घास काटने वाले लोग थे, जो घास काटते थे, तो अगल बगल जितने भी घास काटने वाले करीब 500 लोग थे, तो उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर क्या हुआ, इसकी एक और दोस्ती एक ट्रेडर से भी हुई जो कि मर्चेंट था, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेडिंग करता था। वहाँ पे ट्रेडर ने एक इसको न्यूज़ बताई कि हमारे यहाँ पे ना एक घुड़सवार आ रहा है जो कि करीब करीब 500 घोड़े बेचेगा, 500 घोड़े एक दिन।
तो इसने क्या किया, जितने भी जो घास काटने वाले लोग थे, जिनको अपने पानी पिलाया था, दोस्ती की थी उनसे, उनसे बोला कि सब लोग एक एक घंटा मुझको दो। सबने दिया और बोला जब तक मैं घास नहीं बेचूंगा ना, तब तक तुम लोग कोई घास नहीं बेचोगे, पहला घास मैं बेचूंगा। तो जो ट्रेडर आया 500 घोड़े लेके आया था, उसको तो चाहिए घास। अब वो घास भाई ने सबको बोल रखा था कोई बेचेगा नहीं, तो सिर्फ अकेले बेच रहा था वो, और फिर उसने बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेचा घास को और काफ़ी अमीर हो गया। तो कुछ इस तरह की कहानियाँ बता गई जटाका कहानियाँ में, जैसे आदमी गरीब होते हुए भी कई बार अमीर बन जाता है स्मार्टनेस के बाद। तो और इससे हम ये भी देखने पड़ता है कि कौन कौन से लोग रहते थे उस शहर में। तो शेरू, हम इस कहानी से बताओ कि किस टाइप के लोग थे उस कहानी में, कौन कौन से पात्र थे, बताओ। हाँ, गार्डनर, हाँ, पॉटर्स थे, किंग्स थे, मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एक ही, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एक ही है। हाँ, घुड़सवार, ओके। जो किंग्स के खलियान में कई लोग घास काटने वाले लोग भी आते थे। ऐसे कई सारे बहुत सारे, जो उससे हमें इन कहानियों से कहीं ना कहीं कल्चर के बारे में पता चलता है, क्योंकि कहानियाँ जो अगल बगल जो चीज़ें हो रही होती है उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होती थी। फिर जो हम अगला देखेंगे वो स्कल्पचर्स के बारे में देखेंगे। काफ़ी बड़े बड़े उस वक्त स्कल्पचर्स भी बन रहे थे कई जगहों पे, क्योंकि वहाँ जो जनपद थे स्कल्पचर्स कई वजहों से बना रहे थे। सबसे पहला कि उस जगह के लोगों को, जैसे कोई बाहर से लोग आ रहा है, उसको नहीं पता शहर के अंदर क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शहर की आइडेंटिटी होती थी। तो शहर कैसा बना होगा, वो छोटे छोटे मिनिएचर स्कल्पचर्स बनाते थे। जैसे कई बार द्वार पे स्कल्पचर्स होते, कई सारे स्तूपा बनाया जाता था, कई सारे घर बनाए जाते, घर पे छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और ये स्कल्पचर्स का महत्व इसलिए था क्योंकि उस शहर में जो लोग जैसे रहते थे वो उसका रिफ्लेक्शन होता था, किस टाइप के लोग रह रहे हैं, किस तरीके से इनका रहन सहन है, क्या बर्ताव होता है। नॉर्मली शहरों पे किस तरीके की हलचल होती है, कौन कौन बड़े बड़े लोग आते हैं। सो कई सारे जो ट्रेडर्स वेडर्स आए थे वो लोग भी उधर दिख रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए कई बार यहाँ पे स्कल्पटिंग होती थी और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक रिंग वेल भी दिखा था, जहाँ पे पॉटरी में अगर आप देखोगे तो ऊपर एक रिंग होता है ना, और उसके नीचे घड़ा जिसमें पानी भरते हो और सामान रखते हो। तो अगर वो घड़ा वाला पार्ट ना जो नीचे ऐसा हो उसको हटा दो तो रिंग बन गया। ऐसे कई सारे रिंग के एक टनल जैसी होती थी, जैसे हम पाइप यूज़ करते हैं ना, उस टाइम पे रिंग का पाइप बना रखा था, एक रिंग के ऊपर एक, रिंग के ऊपर एक। तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये जो टनल था हर एक घर में प्रेजेंट था। और ये नॉर्मली वेस्ट चीज़ों, घर की जो चीज़ें वेस्ट होती थी उसको फेंकने के लिए रखा गया। घर का एक ड्रेनेज सिस्टम जैसा भी यूज़ हो सकता था, या फिर उसमें कचरा लोग फेंकते थे उस टाइम के लोग, तो कुछ इस तरीके से यूज़ था इसका। बट ये पॉटरी काफ़ी यूनिक था क्योंकि उस वक्त प्लास्टिक के पाइप और ये सब नहीं आता था, तो उन्होंने मिट्टी का पाइप बनाना शुरू किया था। फिर ऐसे ही कई सारी कहानियाँ, बट हमने इतनी सारी चीज़ें डिटेल में एक्सकवेट भी नहीं कर पाए कॉमन लोगों के बारे में। राजाओं लोगों के बारे में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका रिमेन्स मिला है, कई जगह पे कॉइन्स मिले, कई जगह पे स्कल्पचर्स मिले। पर जो नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल लोगों के घर, नॉर्मल लोगों के पैलेसेस भी, और छोटे छोटे घर, बड़े बड़े घर, कैसे भी घर, हमने उनको उतना एक्सकवेट नहीं कर पाए। तो उनका एक्सकवेशन कहीं ना कहीं बाकी है या हो नहीं सकता, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वो टिक नहीं पाया, तो ख़त्म हो चुका होगा। फिर एक ग्रीक सेलर आए थे, और तो जब हम नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं समझ पाते तो हमें बुक्स की लेना यूज़ करना पड़ता है। जो बाहर के लोग आते हैं कई बार, जैसे मान लीजिए कि शेरू घर पे क्या हो रहा है, ये मैंने कहीं अपने डायरी में लिखा हो, तो शेरू के घर में क्या हो रहा है, शेरू के घर पे लोग कैसे रहते होंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद शेरू के घर ना कई सालों बाद में शेरू का घर बचेगा नहीं, क्योंकि वो सड़ जाएगा, दह जाएगा। बट मेरी डायरी बच जाएगी, तो मेरी डायरी से शेरू का घर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो वैसे कई सारे मर्चेंट्स आते थे जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के जाते थे, अपनी डायरी में लिखते थे और डायरी मिल जाती थी। तो बहराइच करके एक जगह है, सॉरी बहराइच नहीं, भरूच, गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे जिसको उस टाइम पे बरग्याजा बोला जाता, वो उसके बारे में जिक्र किया हुआ है उस जो सेलर था उसने, कि यहाँ पे जो शिप आती थी उसको स्टीयर किया जाता, बड़े छोटा सा डॉक एरिया था, वहाँ पे बहुत स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि नॉर्मली एक मान के चलिए आपके गाड़ी का पार्किंग है,
मैं हमेशा गाड़ी की पार्किंग को ठोक देता हूँ, या तो दीवार से या तो अंदर घुसा देता हूँ। तो इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा। तो वहाँ के स्किल्ड लोग जो थे वो बोट को बहुत तरीके से अंदर रखते थे। फिर उसके बाद से जो इम्पोर्ट होता था, जो राज्य में बाहर से आता था, वो वाइन होती थी, शराब, फिर कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, फिर क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। ऐसे ऐसे बहुत बहुत रेयर मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स, जैसे वाइन, शराब होती है, फिर कॉपर, टिन, लीड, कोरल, कई सारे कोरल रीफ्स, ये शेल्स होते थे अपने आप में। टोपाज एक तरीके का पत्थर होता था, काफ़ी कीमती पत्थर माना जाता है। कई इंपॉर्टेंट तरह के कपड़े और सोने और चांदी के सिक्के। फिर यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट था हिमालयस की चीज़ें, जैसे हिमालय में कई सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स मिलते थे, वो एक्सपोर्ट होते थे। आइवरी यानी हाथी के दांत, और फिर अगात, कार्नीलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। जो इंडिया फेमस था जिन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों की इंडिया में ज़्यादा मात्रा होती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। फिर जो मर्चेंट्स थे वो कई सारे खास गिफ्ट्स भी लेके आते थे। गिफ्ट्स में था कि सिल्वर के बर्तन, कई सारे सिल्वर के बर्तन लेके आते थे। जो खिलौने जो बचते थे, खिलौने, खूबसूरत औरतें, और अच्छी शराब, और जो लड़के गाना गा सकते थे, सिंगिंग बॉयज़ बोला गया है, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे शराब, ये सारी चीज़ें आती थी जो मर्चेंट्स गिफ्ट करते थे राजा को। तो इस तरीके से डायरी से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा था, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी। ये सारी कल्चरल चीज़ें हमें पता चलती हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में, मथुरा के बारे में भी हम बात करेंगे, और भी जगहों के बारे में बात करेंगे। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो रोम के साथ कैसे जुड़ा था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यही विराम देते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।